Hello everyone, I am Bhavna Bansal and this is a part 2 of process to compel appearance under Criminal Procedure Code Chapter 6 Section 61 to 90। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि सम्मन क्या होते हैं और उससे रिलेट प्रोसीजर को, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि वारंट अंडर सेक्शन 70 to 81, ओके, और उससे रिलेट प्रोसीजर। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वारंट क्या होता है। तो वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट के थ्रू इशू किया जाता है, ठीक है। किसको ऑथराइज किया जाता है? किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी परमिट अथॉरिटी को। किस चीज़ के लिए? किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए, प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए, किसी प्लेस को सर्च करने के लिए या फिर किसी जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, अब देखिए इसका जो फॉर्म है वो सेक्शन 70 में प्रोवाइड कर रखा है। वो कहता है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जब वो राइटिंग में होगा, ठीक है, किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे उस पर, जो कोर्ट का कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे और साथ ही साथ उस पर कोर्ट की सील लगी होगी, तब ये हमारा वारंट बन जाएगा। ओके, ये इफेक्ट में कब तक रहेगा? या तो कोर्ट जब तक इसे कैंसिल नहीं कर देती या फिर वो जिस भी पर्पस के लिए इशू किया गया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक कि वो क्या रहेगा? इफेक्ट में रहेगा। ओके, अब देखिए शेड्यूल 2 हमने देखा था। देखिए शेड्यूल 1 जो है सीआरपीसी का वो क्लासिफाइड करता है ऑफेंसेस को, वहीं शेड्यूल 2 जो है उसमें फॉर्म्स दे रखे हैं डिफरेंट। तो फॉर्म नंबर 2 जो है उसमें वारंट का फॉर्म है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने ये देख लिया कि वारंट को इशू कौन करता है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि वारंट को इशू जब कोर्ट कर देती है तो वो किन पर्सन्स को डायरेक्ट करती है। तो देखिए जनरली पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जाता है, पुलिस ऑफिसर से कहा जाता है कि आप इसका एग्जीक्यूशन करने जाइए, ठीक है। यानी कि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल गिरफ्तारी के लिए ही किया गया है, ठीक है, तो कोर्ट उसको इशू करेगी और एग्जीक्यूट किससे कराएगी? पुलिस से कराएगी जनरल केसेस में, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत नेसेसरी है उसका एग्जीक्यूशन, कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, कि अगर हमने उस पर्सन को गिरफ्तार नहीं किया तो वो कोई फर्दर ऑफेंस कर सकता है या विटनेस को जान से मार सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो एग्जीक्यूशन अगर उसका नेसेसरी है और उस टाइम पर पुलिस जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में कोर्ट जो है वो किसी अदर पर्सन को भी एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है, और वो पर्सन वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि अगर उस टाइम पे पुलिस होती तो वो करती, राइट। अब हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन पर्सन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए वारंट जो होते हैं अगर हम उनको ऑफेंसेस के हिसाब से 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करें तो वो हो गया हमारा एक बेलेबल वारंट, यानी कि जो बेलेबल ऑफेंसेस में जो वारंट कटेगा वो सेक्शन 71 में प्रोवाइड कर रखा है, और दूसरा नॉन बेलेबल वारंट सेक्शन 73 में, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। देखिए पहला है बेलेबल वारंट, सेक्शन 71 इसको प्रोवाइड करता है। अगर हम सेक्शन 71 की डायरेक्ट हेडिंग देखें, आप एक्ट देखिए, तो उसमें आपको मिलेगी पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो फिर हम इसे बेलेबल वारंट क्यों कह रहे हैं? देखिए ये जो चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? प्रोसेस टू कंपेल द पर्सन, कि कोर्ट अगर कोर्ट में कोई पर्सन खुद से हाजिर नहीं होता, ठीक है, कोर्ट के बुलाने पर, तो उसको किस तरीके से कोर्ट कंपेल करेगी कि वो कोर्ट में आए। तो पहले क्या? पहले उसको सम्मन भेजे जाएंगे, उसका प्रोसीजर हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। अगर वो सम्मन देने के बाद भी नहीं आता है तो हम उसे वारंट देंगे, ठीक है। वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करेंगे, ठीक है। अब वो पर्सन कोर्ट में आ गया, ठीक है। कोर्ट में आने के बाद हमारा मेन मकसद तो यही है ना कि वो पर्सन जो है वो कोर्ट में हाजिर हो जाए जब भी उसे बुलाया जाए, ठीक है। तो वो कोर्ट में आने के बाद एक बॉन्ड भरता है, ठीक है, और साथ साथ अपने कुछ श्योरिटीज़ भी देता है, ठीक है, और कहता है कोर्ट में कि आप मुझे जब भी बुलाएंगे ना, किसी भी टाइम पे जब आप मुझे बुलाएंगे मैं तब हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो कोर्ट का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। तब उस कंडीशन में कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट जो भी वारंट इशू कर रही है,
उस पर्सन को जिसको उसने ऑथराइजिंग यानी कि जिसको उसने एग्जीक्यूशन के काम पे लगाया है, वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अंडर सेक्शन 72 हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो वो पर्सन को वो जो कोर्ट होगी वो क्या कहेगी, उनसे कहेगी कि टेक सच सिक्योरिटीज़ ले लो और इस पर्सन को अपनी कस्टडी से रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ वो कब करेगी, ये उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, किसके, कोर्ट की। वो चाहे तो कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो ये हमारा किन केसेस में होगा, बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में होगा। अब देखिए इसका एंडोर्समेंट क्या होता है। एंडोर्समेंट में क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ श्योरिटीज़। अभी श्योरिटीज़ क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ गारंटर्स, ठीक है, कि वो उस पर्सन की गारंटी लेंगे कि ये टाइम टू टाइम जब भी आप बुलाएंगे वो कोर्ट में पेश हो जाएगा, ठीक है, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। और साथ साथ इसमें अमाउंट लिखा जाएगा, जो भी अमाउंट वो बॉन्ड में भरेगा, और साथ साथ जो भी कोर्ट उसको टाइम देगी कोर्ट में पेश होने का, वो टाइम भी इसमें मेंशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें लेने के बाद वो जो सिक्योरिटी होगी, वो जो ऑफिसर जो ऑथराइज किए गए हैं वो इसको लेने के बाद किसको फॉरवर्ड करेंगे, कोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, तो ये तो प्रोसीजर हो गया हमारा सेक्शन 71 में बेलेबल वारंट्स का। और देखिए इसका फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये देखिए इसका फॉर्मेट है, सेक्शन 71 का फॉर्मेट ये है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉन बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 73। जब कोई पर्सन अरेस्ट में है, ठीक है, और वो भाग जाता है कन्विक्टेड होने के बावजूद भी, ठीक है, भाग जाता है अरेस्ट से, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल है और वो अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर भाग जाता है, तब उस कंडीशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो देखिए हमने सेक्शन 71 में जब बेलेबल वारंट देखे थे तो हमने देखा था एनी कोर्ट, राइट, कोई भी कोर्ट उसको जिसने भी वारंट इशू किए हैं वो उस केस में जो है वो देखती हैं। बट यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट करने का काम किसका है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का। तब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को, ठीक है, हमने देखो सेक्शन 72 जो देखा अभी, उसमें हमने देखा अगर कोई एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है वारंट का एग्जीक्यूशन होना, ठीक है, तो हमने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर वो पर्सन जो है वो वहाँ से कोई फर्दर ऑफेंस कर सकता है, उसको जेल में उस टाइम पर उसको अरेस्ट होना बहुत नेसेसरी है और पुलिस ऑफिसर नहीं है वहाँ पे, तब उस कंडीशन में हम उससे एग्जीक्यूशन किससे करा रहे हैं, किसी भी पर्सन से। तो उसी तरीके से जो नॉन बेलेबल केसेस हैं वो बहुत सीरियस ग्रेवियस ऑफेंस होते हैं ना, तो ग्रेवियस ऑफेंसेस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी भी पर्सन से जो लोकल जुडिक्शन में उनके होंगे, किसी भी पर्सन से एग्जीक्यूशन करने को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन से कह सकते हैं कि आप वारंट का एग्जीक्यूशन कीजिए, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है ये एग्जीक्यूशन करने गया और ये कहाँ जा सकता है, अब इसका सबसेक्शन 2 देखिए 73 का, वहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है कि ये किसी भी लैंड पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, जहाँ भी उसको आशंका होती है कि ये जो पर्सन हैं इनमें से कोई जिसको भी वो ढूंढ रहा है वो वहाँ पे मुझे मिल सकता है, तो वो वारंट का एग्जीक्यूशन वहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जब वो पर्सन जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा, तब उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको टेक ओवर कर देंगे किसी पुलिस ऑफिसर को, जो उसका नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो भी होगा उसको टेक ओवर कर देंगे, और उसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि वो अदर केसेस में कर रहे थे, जब तक कि सेक्शन 71 में ये जो पर्सन्स हैं ये अपने श्योरिटीज़, अपनी सिक्योरिटीज़, वो जो बॉन्ड्स हैं उन सबको नहीं पेश कर देता है, ठीक है, तब तक इसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो इस तरीके का प्रोसीजर उस पर अप्लाई होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेक्शन 74। अब इसको ऐसे समझिए कि कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया, ठीक है, वारंट इशू करने के बाद उन्होंने जो वो पुलिस ऑफिसर या किसी भी अदर पर्सन को डायरेक्ट किया एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, उसको मान लेते हैं ए नाम का वो पुलिस ऑफिसर है। अब ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये एग्जीक्यूशन करने के लिए इनको रखा गया, ये अपनी
जो पावर्स हैं उसे एंडोर्स कर देते हैं, ठीक है, किसी बी को अपना एंडोर्स कर देते हैं। तो ये एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन देना। तो बी को नाम का समर्थन कर देते हैं कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पर इसका एग्जीक्यूशन कर सकता है, यानी कि ये भी उस पर्सन के जो वारंट है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब देखिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो हमने सेक्शन 71 देखा और 73 देखा, इन पे तो अप्लाई होता है, बट ये सेक्शन 78 से लेकर 81 तक पर अप्लाई नहीं होता। अब ये क्या है, देखिए ये अदर केसेस हैं, स्पेशल केसेस है, जब एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन कराना हो, ठीक है। तो अगर वारंट जो है वो फॉरवर्ड किए गए हैं आउटसाइड द जुरिडिक्शन, तब सेक्शन 78 प्रोवाइड करता है कि सच कोर्ट में वो उस टाइम पे कोर्ट किसी पर्सन, किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं करती, उनसे नहीं कहती कि आप एग्जीक्यूशन कीजिए। उसके बदले वो क्या करेगी, कोर्ट किसी जो जिस जगह पर एग्जीक्यूशन कराना है, जो वो अदर जुरिडिक्शन में जो प्लेस है, उस जगह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या कमिश्नर ऑफ द पुलिस को, जो वो लोकल जुरिडिक्शन जो भी वो अदर जो प्लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट तो इशू तो किया यूपी की कोर्ट ने, ठीक है, लखनऊ की कोर्ट ने इशू किया फॉर एग्जांपल, ये ऐसे मान लेते हैं, और वो जो पर्सन है उसका वो कानपुर में बैठा है, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पर होगा, कानपुर में होगा। तब उस कंडीशन में जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ के, ये जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे या कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे कानपुर के, वो जो कोर्ट है वो वहाँ तक इस वारंट को भेजेगी, ठीक है। वारंट को भेजने के बाद ये जो अब जिसके पास भी भेजी जाएगी वो पर्सन क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन कराएगा, ऐसे ही जैसे कि हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई, यहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं किया जा रहा, किसी अदर पर्सन को डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो वारंट है वो पोस्ट किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, किसको, इन तीनों में से किसी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमने ये आपको रेड पेन से जो मेंशन कर रहे हैं ना हम, इनको आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत बार आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, राइट। अब ये तो हो गया हमारा सेक्शन 78। सेक्शन 78 में देखा कि जो लखनऊ की कोर्ट थी उसने वारंट इशू करने के बाद फॉरवर्ड कर दिया कानपुर की कोर्ट को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन होना था, राइट। अब वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या कमिश्नर को एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया। अब इनके पास आने के बाद ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, यानी कि एसआई से नीचे का कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या वो पुलिस ऑफिसर वो क्या करेंगे, किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप इसका एग्जीक्यूशन कीजिए। ये सेक्शन 79 जो है वो बस यही कहता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 80। अब इसका एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर ने पर्सन को अरेस्ट कर लिया। अब ये अरेस्टेड पर्सन को कहाँ पर लेकर आया जाएगा, इसको लेकर आया जाएगा उस आउटसाइड द जुरिडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या फिर कमिश्नर ऑफ द पुलिस के पास, ठीक है। देखिए इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि जितना जल्दी हो सके जो वो पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि वो भी आंसरेबल है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, तो जल्दी से जल्दी उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस के सामने, ये जो भी ये पर्सन्स हैं, जो भी ये हायर अथॉरिटीज़ हैं, इनके सामने पेश किया जा सके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर वो कोर्ट जिसने, जैसे हमने लिया था कानपुर और लखनऊ का एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लखनऊ की जगह कानपुर के पास का ही कोई डिस्ट्रिक्ट होता जो कि 30 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया है उस कोर्ट में भी पेश कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को, ठीक है। या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या कमिश्नर ऑफ द पुलिस, इनके जो प्लेसेस हैं वो उनसे ज़्यादा पास किसका प्लेस पड़ेगा, उस कोर्ट, वो कोर्ट पड़ेगी जिस कोर्ट ने इशू किया है, तब उस कोर्ट में कर सकता है, राइट। हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए ना, जल्द से जल्द हमें कोर्ट के सामने उसकी पेशी करनी है, ठीक है। तो वो कोई सी भी, इनमें से कोई सी भी कोर्ट हो वो होनी चाहिए, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए
ठीक है। या फिर नेक्स्ट चीज आती है, अगर उसने सेक्शन 71 में श्योरिटीज़ यानी अपनी जो श्योरिटीज़ और बॉन्ड थे, सिक्योरिटीज़ जो पेश कर रहा था, वो अगर वो पेश कर देता है अरेस्टेड पर्सन, तब उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 81। अब देखिए, ऐसा पर्सन जो अरेस्टेड पर्सन है वो खुद से कोर्ट के सामने या इन तीनों में से किसी के सामने पेश हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो लोग होंगे इसे अपनी कस्टडी से रिलीज़ कर देंगे और कोर्ट के सामने जिसने इशू किया था वारंट, उसके सामने उसको पेश करने के लिए डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पर्पस जो है वो फुलफिल करना ज़रूरी है, रैदर देन हमारा पर्पस है उस पर्सन का कोर्ट में पेश होना, ठीक है। उसके साथ ज़रूरी नहीं है, अगर वो खुद से पेश हो रहा है तो फिर कंपेल करने का रीज़न ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस हुआ, जो उस अरेस्टेड पर्सन ने अगर मान लीजिए कोई बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको पकड़ा गया है, तब मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर उस कंडीशन में क्या करेंगे, उससे वो बेल और श्योरिटीज़ ले लेंगे, सिक्योरिटीज़ भरवा लेंगे और उसके बाद उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया था, उस पर्सन को और उसके बॉन्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये नॉन बेलेबल का केस हुआ तो नॉन बेलेबल के केस में इसका जो एग्जीक्यूशन जो कराया जाएगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज के थ्रू कराया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बेलेबल के केसेस में कौन कर रहा है और नॉन बेलेबल के केसेस में कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़। देखिए, हमने देख लिया कि जो अरेस्टेड पर्सन है, हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा सेक्शन 78 to 81 आउटसाइड द जुरिडिक्शन के केसेस पर अप्लाई होता है और इस पर जो सेक्शन 74 है उसका प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये इस पर अप्लाई नहीं होता। अब हम देखते हैं कि पुलिस की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। देखिए, पुलिस की ड्यूटी है कि जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाएगी या वारंट को एग्जीक्यूशन करने जाएगी, तब उसको वारंट को शो करे और उस पर्सन को नोटिफाई करे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वारंट भी दिखाएगी कि किस जुर्म के लिए किस उस पर जो है वो चार्जेस लगे हैं और क्यों उसको ले जाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जब उसको एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है, वो पुलिस कस्टडी में है, तो उसे 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर, और ये 24 आवर्स कौन से होंगे, इनमें से वो जो जर्नी का टाइम होगा वो एक्सक्लूड करके, जर्नी का टाइम अलग करके, जो 24 घंटे जो बचेंगे, उन 24 घंटों में उस पर्सन को क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी उसकी की जाएगी, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है कि ये कहाँ कहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो सेक्शन 77 कहता है कहीं भी, ऑल ओवर द एनी प्लेस ऑफ द इंडिया, कहीं पर भी आप इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जहाँ भी वो पर्सन प्रेजेंट मिले, ओके। तो आज हमने सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट को देख लिया। अब हमारे पार्ट 3 में हम इसके आगे के प्रोसीजर को देखेंगे 82 से लेकर 90 तक, ओके।